जय हिंद फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? ये सारी चीज़ें देखने के बाद कि हमने एक सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा ही दिया। एक कंप्लीट सॉल्यूशन लाइव क्लास में भी हमने कोशिश किया, बट आप भी जानते हैं कि चीज़ें हमारे साथ ऐसी अच्छी नहीं होती हैं। हमारे क्या पूरे 144 करोड़ लोगों में केवल 4-5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ सही होती हैं। बाकी अधिकतर लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। तो ऐसी कोई सोचने वाली बातें नहीं हैं। और हम अभी जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये देखिए कैप वगैरह सब लगा के जैकेट वैकेट पहन के। क्यों ऐसा? रात को बज रहे हैं 1:45, मतलब 12:46 हो 12:46 हो रहा है। और क्यों इसको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसके पीछे का एक छोटा सा रीज़न है कि इसको तैयार करने में भी काफ़ी समय लगा और बीच में तो छोड़ नहीं सकते हैं। अभी छोड़ेंगे तो सारी सारी की सारी स्लाइड वगैरह फिर से सेट करना और 2-2.5 घंटे फिर से जाएंगे हमारे। फ्री का 2 मिनट ना छोड़ें और ये 2-2.5 घंटे तो बहुत बड़ी बातें हैं। तो फिर इनको हम नहीं छोड़ सकते हैं। और इसलिए वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम दिखे तो फिर हमें बताइएगा। थोड़ा सा स्लो आज बोलेंगे, नाइट टाइम है तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे हम लोग। बहुत ही आसानी से हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे। एक प्रॉमिस आपसे कर रहे हैं। बहुतों ने सोशल साइंस पढ़ाया होगा, बहुतों ने ये मॉडल पेपर आते ही सॉल्व करा दिया होगा। ये मॉडल पेपर जो आपको अभी हम सॉल्व करा रहे हैं ना, ये मॉडल पेपर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। कहीं नहीं मिलने का मतलब आप समझ रहे हैं। इसका सॉल्यूशन जो अभी हम बताएंगे आपको, कंप्लीट करके छोड़ेंगे। एक पार्ट में हो, 2 पार्ट में हो, इसमें करीब 10 जीबी का डाटा स्टोर करने की क्षमता बची है फ़ोन में, जो भी मतलब जिस कैमरे से किया जा रहा है। इस 10 जीबी में जब तक एक फुल स्टोरेज ना बता दे तब तक चलेंगे हम। अब या तो ये रुक जाए या फिर हम रुक जाए। हम तो रुकने वाले हैं नहीं, तो फिर चलेंगे हम लोग, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। अब जिद है इसको पूरा करने की। और कहते हैं ना कि इसमें अब सारी चीज़ें बिना कंप्लीट करे नहीं, अभी हम लोग रुकने वाले हैं। इसको आप कंप्लीट करके जाइए, ऐसा आपको कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? रीज़न है कि इसमें जितनी सारी चीज़ें कंप्लीट कराई गई हैं, अधिकतर चीज़ें ऐसे-ऐसे आपको एग्ज़ाम्पल्स वगैरह से बताए जाएँगे, जो लाइफ़ टाइम एग्ज़ाम्पल आपको याद रहने वाले हैं और रियल लाइफ़ से जुड़े हुए हैं। एक बार हमारे ऊपर ट्रस्ट करके ये सारी चीज़ें आप देख के जाइए। फिर आप एग्ज़ाम में ये रियलाइज़ करेंगे कि मास्टर ने क्या कहा था। क्या गज़ब की बातें हैं कि अधिकतर चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएँगी। एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2-4 क्वेश्चन आपको उससे मिलते-जुलते मिलेंगे। ऐसा क्यों? हम सॉल्यूशन देने आए हैं। ऐसा एक लाइन पे बताने वाले थोड़ी हैं। जो क्वेश्चन लगेगा कि हमें इसमें थोड़ी-सी चीज़ें बताई जाएँ, उसको हम बताएँगे। आपसे बातें कहाँ चल रहा है टाइम? ठीक है। बातें 3-4 मिनट हो गई हैं। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल आसानी से डिस्कस करेंगे। एक नाम हम बस देख के चेक कर रहे थे कि भैया लिखा रहा है कैसा, ठीक है? सही सारी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कि अपना नाम हम बहुत लिखने में आनंदित होते हैं। तो ऐसा नहीं है, दूसरों का नाम लिखना हो तो फिर मज़ा आता है। अपना थोड़ी, अपना नाम तो दूसरे लोग लिखेंगे जिनको चिंता हो रही है कि ये कौन आया है मैदान में, जो रात को परेशान कर रहा है। चलिए देखते हैं।
खांसी हमारा साथ नहीं छोड़ती है और बाकी सब तो चले गए। वायर वगैरह सब फैला हुआ है, तो यही चीजें सही कर रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा चले। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन और सारी चीजें हम समझेंगे। कुछ बेसिक बातें जिनको जानना जरूरी है, वो बेसिक बात हम आपको बता देंगे आगे। ठीक है, सॉल्यूशन दिखा रहे हैं तो सॉल्यूशन आई होप कि आप सारी चीजें जानते होंगे। एक बार बेसिक बात तो सब कुछ बताया हमने, टाइम चला गया। अभी इसमें पहले स्टार्ट करते हैं। आपका 5 से 6 मिनट जो हमने लिया है ये पूरा आपका लॉस नहीं जाएगा। ठीक है, सारी चीजें बताएंगे। थोड़ी सी बातें हमने की, ऐसे हम ज्यादा बातें करते नहीं, बट इसमें हो गई थोड़ी सी बातें। तो सत्र है 2024 25-26 का भैया। 24 तो आ रहा है बेचारा, याद अभी आ रहा है केवल, और ये 25-26 है अभी। क्लास 10th का है, सामाजिक विज्ञान है, प्रश्न पत्र है। किसके लिए? तो ये मॉडल पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम आते हैं सीधे सीधे अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऐसे हम लोगों को 20 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे थोड़े से लॉन्ग टाइप में, जिसको हम लोग लघु उत्तरी कहते हैं। 4 आपको मिलेंगे वेरी लॉन्ग टाइप, मतलब बहुत बड़े लॉन्ग टाइप में रहते हैं, दीर्घ उत्तरी कहते हैं। फिर आपको 10 नंबर मानचित्र से मिलेंगे। ये सारी बातें हम एक डिटेल वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे बहुत जल्द ही, 1 से 2 दिन में, जिसमें आपको कुछ डिस्कशन इसके बारे में थोड़ी सी चीजें की जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने भैया कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन कौन सी बातें इसमें से सही हैं। एक बार हम इसको अभी करा चुके हैं, तो दोबारा थोड़ा सा ज्यादा डिटेल इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन जो इसमें से अभी हैं, इनके ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। तो स्टेट जनरल नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया, सही बात है। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त किया गया, सही बात है। क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया, तो बिल्कुल नहीं। और फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई, ये भी सही बात है। तो आप कहेंगे इसमें कि केवल तीसरा वाला गलत है, तो तीसरा गलत है। तो भैया तीसरा गलत अगर है, ये सब बड़े परेशान कर रहे हैं। तीसरा अगर गलत है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर तीसरा गलत है तो केवल और केवल कौन बच गया? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसके पीछे का क्या लॉजिक है? लॉजिक है कि क्योंकि ये तीनों आंसर सही है, बाकी केवल ये तीसरे नंबर का जो है यही रॉन्ग है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तीसरा जिसमें जिसमें है, जिस ऑप्शन में, इसको कहते हैं नाम क्या दिया जाता है, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये तुक्का लगाने की एक रणनीति होती है, इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस केवल एक पता हो तो आप लगा सकते हैं। जैसे ये अगर पता है कि ये गलत है, तो फिर तीसरा गलत है, तो फिर जहां जहां तीसरा है वहां लगा दीजिए गलत, बाकी यही एक बच गया तो इसको सही कर दीजिए। बस यही सिंपल सी बातें हैं, इसी को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक, आगे बढ़े हम, आगे बढ़े तो फिर इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हमको क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, और क्या क्या चीजें यहाँ डिस्कस करनी है इनको भी आप देखते चलिएगा। ठीक है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या बात है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? तो केवल और केवल श्रेणी संघों का कारीगरों पर नियंत्रण, यानी कि फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को नेपोलियन सुधार से मुक्त रखा गया, यही वाला गलत है। ठीक है, यही संबंधित नहीं है, बाकी सारे संबंधित हैं। तो हम क्या कहेंगे? आंसर हमारा इसमें क्या होना चाहिए? आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, डी क्या होगा इसमें? आंसर होगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा है। 1919 ईस्वी में इन्होंने इसे लिखा था। 1909 शायद हमने बोल दिया, बट 1909 में इन्होंने लिखा था। और ये लंदन से जा रहे थे
लंदन से कहाँ जा रहे थे, तो साउथ अफ्रीका जा रहे थे। और साउथ अफ्रीका जाते समय यात्रा के दौरान इन्होंने 9 दिन में इसे लिखा था। ठीक है, तो 9 दिन में इसे पूरा किया था इन्होंने। इसे नाम दिया जाता है कि हिंद स्वराज नाम से इसको इन्होंने पुस्तक लिखा था। ठीक, फिर इसी में से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के वीटो का अधिकार किसे दिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया है। बाकी ये सभी देश इसमें नहीं आएंगे। और कौन कौन से देश हैं जिसे वीटो की शक्ति दी गई है, तो उस देश में आ जाता है पहला ए बी सी। ए बी सी क्या सदिश है, जिनको एबीसीडी पढ़ाने आए हैं आप इतनी रात को एबीसीडी पढ़ाने के लिए इधर आए हुए हैं? बिल्कुल नहीं, एबीसीडी नहीं आपको पढ़ा रहे हैं। ए फॉर अमेरिका, वी फॉर यहाँ पे क्या हो गया है, तो वी फॉर यहाँ पे हो गया ब्रिटेन, सी फॉर चाइना, यानी कि ये बड़े बड़े देश हैं, अपने आप को तीसमार्का कहने वाले यही देश हैं। तो ये आ गया है ए फॉर अमेरिका। ठीक है, ए फॉर अमेरिका यहाँ से हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अमेरिका के पास वीटो है, अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के पास वीटो है, और ब्रिटेन के साथ साथ चाइना, चाइना के साथ वीटो है, आयरलैंड के साथ वीटो है। ठीक है, आयरलैंड के साथ वीटो है। और इसी के साथ अगर हम कहें तो एक और कौन सा देश है, यूके। यूके, ऐसे कई देश हैं जिनके पास वीटो है। विश्व बैंक में वीटो का अधिकार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में वीटो का अधिकार, तो इनके पास ऐसे वीटो के अधिकार हैं जिनको जो है हम लोग रख सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आए हैं। अगला क्वेश्चन भैया ये रहा आपका, जी आपका और हमारा, ऐसा हम बोलते रहते हैं, इसको कुछ लोग सीरियस ले लेते हैं। एक हमने वीडियो बनाया था आज से 1.5 साल पहले शायद, और इसमें हमने ये बोला था कि आपका मतलब आपका इंडिया, और शायद हमने उसमें भी बोल दिया होगा कि हमारा अमेरिका या कनाडा, ऐसा कुछ था। उसको लेके बड़े लोग ट्रोल किए, एक दो लोग इस पर मैसेज वगैरह करते हैं कि मास्टर आपका मतलब ये तुम कहाँ के हो, भैया यहीं के हैं, भारत देश के हैं। पहनावे से, हमारे बोल से, भाषा से नहीं लगता है कि भारत देश के होंगे, रग रग में छुपा है इसका जो कुछ भी, मतलब तो फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्या बताएं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, कोई बात ना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन की कथन। देखिए कथन वाले क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा मिलेंगे, बट क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है भैया। और क्या कारण दिया गया, 1929 में विश्वव्यापी मंदी आई थी, ये बात बिल्कुल सही है। कि इसी समय में यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला है, तो इसी समय में हमको देखने को मिला है कि इधर महामंदी आई थी 1929 के समय में, महामंदी आई थी। तो महामंदी अगर आई थी तो इसका मतलब है कि कथन का सही है, और कथन खा इसकी सही व्याख्या करता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा भैया, इधर राइट आंसर होगा। ठीक है, डी क्या होगा, राइट आंसर होएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़े जाते हैं, तो आगे हमको क्या ध्यान देना है, आगे हमको ध्यान देना है छठवें क्वेश्चन की ओर। और छठवां क्वेश्चन है हमारे सामने ये रहा। छठा क्वेश्चन है, ठीक है भैया, छठे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। और ये रहा आपका हमारा सबका छठवां क्वेश्चन। ठीक है, सबका है छठवां क्वेश्चन। बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मामलों में निर्णय लेने का अधिकार है। क्या ऐसे अधिकार दिए गए थे, तो जी बिल्कुल। कहाँ दिए गए थे, ये देख लेते हैं। तो केंद्र की सरकार को तो नहीं दिया गया था, क्यों भैया, वो संस्कृति पे ले लेता, दो दो प्रतिनिधि वहां पे रखे गए थे अलग अलग भाषा के, तो समस्या हो जाती। ठीक है, राज्य को बिल्कुल भी नहीं, सामुदायिक सरकार को दिया गया था कि भैया अपने खुद से अपने क्या करो, मतदान चुनो, यानी अपने खुद से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करिए आप, और साथ में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके क्या कर दीजिए कि उनको कहिए कि भैया सरकार बनाएं और अपने हिसाब से अपनी राजनीति करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको रखेंगे, सामुदायिक सरकार को रखेंगे, बहुत डिस्टर्ब करती है। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि अपशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है। अपशिष्ट देखिए ये है सूची से क्वेश्चन आया है। तो ऐसी 4 सूचियां होती हैं हमारे पास,
पहली सूची को हम नाम देते हैं संघ सूची, ठीक है। सेकंड वाली को क्या नाम देते हैं भैया, राज्य सूची, ठीक है। इसको राज्य के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जब इतना सुंदर हम इसी हाथ से लिख देंगे तो क्या जरूरत है। राज्य सूची के बाद यहाँ पे क्या आएगी, समवर्ती, ठीक है। इधर क्या आ जाएगी भाई हमारे पास, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची आ जाएगी। और लास्ट क्या आ जाएगी, अपशिष्ट सूची, ठीक है। तो ये जितने हैं इन सबको हम क्या नाम देते हैं, अपशिष्ट सूची कहते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती और अपशिष्ट। संघ सूची के अंतर्गत केंद्र, राज्य के अंतर्गत ऐसे जो राज्य के मामले हैं, समवर्ती के मतलब राज्य और केंद्र दोनों के मामले। अपशिष्ट में कौन आते हैं, ऐसे मामले जो अभी नहीं है भविष्य में आएंगे, उनको हम अपशिष्ट सूची के अंतर्गत रख देंगे। ऐसा मान के चलिए कि आपके पास जो है, ये जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे इसमें आपको बताएंगे कि ऐसे चार चार खाने आपके पास हैं, चार अलग अलग रूम हैं, ठीक है। चार अलग अलग रूम है, एक रूम आपका है, एक जो है आपके घर में किसी और का है, किसी भाई का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग दो तीन लोग उसमें बना के रखे हैं। एक रूम ऐसा है दोनों लोग मिला के रख देते हैं। एक रूम ऐसा भी बनाया गया है ना, भविष्य में कोई होएगा और वो इसी में अपना सारा सामान रखेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी बना के रखी गई है, तो ऐसे अंतर्गत सूचियां हम लोग पढ़ाते रहते हैं। तो सर जी ये बताइए इसमें आंसर कौन सा सही होगा, यानी वे विषय जो किसी भी सूची में नहीं रखे गए हैं, अभी नहीं रखे गए उसमें, बाद में रखे जाएंगे, तो उनको हम लोग अपशिष्ट सूची के अंतर्गत कहेंगे। दैट मींस डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, आगे ये रहा। और ये क्या कहता है, बढ़िया कहता है, बढ़िया बोलता है, कहता है कम बोलता ज्यादा है। क्या बोलता है देखते हैं। बोलता है कि देखिए ये जो आप पढ़ाते हैं ना कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको सही से पढ़ाया करिए। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से देश ज्यादा मजबूत हो गया। भैया बिल्कुल मजबूत तो होबे करेगा, तो ये तो सही रहेगा ही, लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया है, तो कौन गलत होगा ये बताइए पहले, तब उसी से हम लोग निकालते हैं। तो झारखंड और उत्तराखंड ये भाषा के आधार पर नहीं बने थे। उत्तराखंड बना था 9 नवंबर को, ठीक है। इसको 9 नवंबर को हमने बनाया, नवंबर, हमने मतलब हम ना बनाए हो, तो ये हमारे ऊपर ना दोष देवे का भैया कि हमने इसमें कुछ किया है, ठीक है। ये जे बनाएगा ते बनाएगा। बाकी इसमें झारखंड ये कब बना है, ये भी बना है 15 नवंबर को, ठीक है। ये 15 नवंबर 2000 को बना है, सन 2000 को, ठीक है। 15 नवंबर सन 2000 को ये बना है, 9 नवंबर सन 2000 को ये बना है। ई कट के किससे अलग हुआ है, तो हमारे यूपी से कट के अलग हो गया भैया। और ई किससे कट के अलग हो गया है, ई हो गया है बिहार से। तो ई हमार बिहार और ये हमार यूपी, ये दोनों से काट के अलग कर उठाए हैं, ठीक है। अलग काहे किया गया है, इसमें कुछ सांस्कृतिक अलगाव दिखने को हमको लगा कि ये लोग अब धीरे धीरे अपन चाहते हैं कि हम लोगों के लिए कुछ जो है व्यवस्था की जाए, ठीक। तो घर में जब कई बार दो लोग हैं, दो भाई, तो उसमें थोड़ा बहुत होता है कि अब उन अपन व्यवस्था कर रहे हैं, तब धीरे धीरे व्यवस्था हो जाए। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे इनको अलगाव कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमको क्या देखना है, इसके अनुसार यानी कि यही वाला ऑप्शन क्या है कि ए वाला ऑप्शन यही सही नहीं है, क्योंकि यहाँ भाषा के आधार पर रखा गया है, तो संस्कृति के आधार पर अलग हुआ था। तो ए हम कहेंगे कि 8वें में आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, ठीक। आगे हम बढ़े, आगे क्या देखना है, तो आगे अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि देखिए 9 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है कि देखिए भारत में धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष शासन है। और इसका क्या मतलब होता है, धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब होता है कि जहाँ किसी भी धर्म को हम बढ़ावा नहीं देंगे, ये नहीं कहेंगे कि किसी धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, किसी धर्म को ज्यादा माना जाए, या फिर किसी देश के ऐसे नागरिक को हम ये नहीं कहेंगे कि भैया देखिए आप इसी धर्म का पालन कीजिए, ये चीज नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब है कि किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, ये भी सही है।
सभी धार्मिक धर्म के आधार पर, संविधान धर्म के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव असंवैधानिक घोषित करता है, ये भी सही है। तो फिर इसका मतलब इसमें दिया है जो आंसर, तो आंसर क्या होना चाहिए कि भैया यहाँ पे उपयुक्त सभी, यानी सभी जो है यहाँ पे सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल डाल रहे हैं सब जगह, हम थोड़ा सा अच्छे से अब लिखते हैं आगे से, ठीक है। सब लोग कहेंगे कि चले आए हैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने और अभी इनको आता है नहीं पढ़ाने, और 2-3 महीना बाद ही बहुत पछताएंगे। डिजिटल बोर्ड लिए हैं और डिजिटल बोर्ड लेके 2-3 महीने बाद बहुत पछताएंगे, इनको लिखने तक नहीं आता है डिजिटल बोर्ड पे, पढ़ाएंगे क्या ये। ठीक है, तो ठीक है भैया, लिखेंगे अब अच्छे से, और पछताना नहीं चाहते हैं इसलिए अच्छे से इसको लिखेंगे, घबराइएगा मत। चलिए देखते हैं राजनीतिक दलों से संबंधित, आवा हो राइटिंग बैठाइए। राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया है। तो राजनीतिक दल से संबंधित जो सुधार किया गया है उसको नाम दिया जाता है दल बदल, और 21 अनुसूची में है, तो ये 10वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। ठीक है, 10वीं अनुसूची में देखने को मिलता है कि हम लोग देख रहे थे कि कुछ नेता ऐसे थे, ऐसे नेता लोगों के बारे में हम कुछ कहें तो नाराज मत होइएगा, नेता लोगों से हमारा बढ़िया रिश्ता है, तो नेता लोगों को अगर हम कुछ कहते हैं जिससे आप नहीं नाराज होंगे। नेता लोग क्या करते थे, ये आराम से जीतने के बाद पार्टी बदल लेते थे, सब लोग पार्टी बदल लेते हैं, नेता एक अकेले गिने चुने नहीं है। आप देखेंगे जो जीता उसके तरफ सब पार्टी बदल के चले जाते हैं, तो यहाँ ये ऐसे करते थे, बेचारे पार्टी बदल लेते थे। तो इसी पार्टी बदलने को रोकने के लिए, यानी दल बदल रोकने के लिए हम लोग क्या कर दिए, एक संशोधन कर दिए, और वो संशोधन क्या है, 10वीं अनुसूची में बता दिए कि भैया आज से कोई पार्टी बदला ना तो उसकी खैर नहीं, तो दल बदल को रोकने के लिए ही किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चलिए आते हैं इस पे भी, चिपको आंदोलन, अब लग रहा है ना कि भैया चिपके आंदोलन चल रहा है। चिपको आंदोलन, ये चिपको आंदोलन था किसके लिए, तो मृदा के लिए नहीं था, जल में कौन ही उसमें जाएगा, ठीक है, वायु था नहीं, तो वन के लिए था। ठीक है, वन संरक्षण, कब का मामला है वो, तो ये मामला है 1973 का, 1973 का मामला है। और इसमें अगर हम बात करें इस 1973 में, तो एक किस राज्य में है, तो यूके, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं समझना है, यूके का मतलब है उत्तराखंड। ठीक है, अपना वाला जो अभी आगे अलगे जाके हो गया है, यूपी से बढ़ के अलगे चला गया है, तो ये उत्तराखंड है। ठीक है, और उत्तराखंड में ऐसा मामला था 1973 में। ठीक है, 1973 में यहाँ पे चिपको आंदोलन चलाया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ये यहाँ है अगला क्वेश्चन, ये यहाँ। चलिए आते हैं इसके ऊपर भी, और एक क्वेश्चन क्या क्या है, क्या सर जैसे आप बता रहे हैं ऐसे हमको भी याद करना है, नहीं कुछ नहीं याद करना है, याद इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम जैसे आपको बिना टेंशन के बताए जा रहे हैं वैसे आपको भी बताना है। तो क्या आप ऐसे बता रहे हैं बिना देखे हो कि कहाँ देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, 1-2 बार पढ़ा गया है, अब क्वेश्चन आएगा नया नया, देखा 2 बार तो इसको देखा जाएगा, जो क्वेश्चन इसमें से एकदम क्लियर दिखेगा इससे बता दिया जाएगा, कहीं डाउट दिखेगा तो देख सकते हैं ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जितने मास्टर आपको पढ़ाते हैं जो आपको बाद में बताएंगे आंसर इसका, तो वो सभी जैसे बताएंगे वो ठीक है, बट अभी आप इसको 20 क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपको जो जरूरी चीजें वो हम आपको बता रहे हैं। आप अभी रुकिए इसमें, लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, तो भैया उसको कहते हैं रोपड़ कृषि। बाकी स्थानांतरित कृषि मतलब एक जगह रुक के, और गहन कृषि, स्थानांतरित को मतलब झूम कहते हैं। ठीक है, झूम खेती हो, ये झूम खेती कब होती थी, तो पहले एक समय में होती थी, जैसे पाषाण काल का समय आया। ठीक है, इस सब में झूम खेती, झूम खेती का मतलब ऐसा नहीं है कि गोल गोल घूम की खेती करते थे ना, गोल गोल घूमते थे बट वो झूले की तरह, माने कुछ समय यहाँ करेंगे 2-3 साल, 2-3 महीने, 4 महीने, 10 महीने जोन भी, फिर इसके बाद दूसरे जगह जाके खेती करेंगे, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, झूम खेती कहते हैं। ठीक है, गहन कृषि इसको कहेंगे नहीं, तो रोपड़ कृषि, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए भैया, बी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जगत के लिए सही नहीं है।
नहीं है का मतलब कृषि प्रयास ई तो है ही इसमें, तो पशुचारण ए वाला रहेगा, ठीक है। ये यानी कि ये अगर अधिक लेवल पे हो तो नहीं होगा, बट कम लेवल पे हो तो यही सही है। तो सी इसमें क्या होना चाहिए, सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, और ये इसके बारे में समझ लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो हजीरा जो है ये कहाँ है, तो हमने अभी बताया कि गुजरात में। ये कहाँ है, तो ये है कहाँ, तो एमपी में है। और ये कहाँ है, तो जगदीशपुर, जगदीशपुर कहाँ है, तो ये है यूपी में। क्यों, क्योंकि जगदीश सर हमारे स्कूल में पढ़ाते थे साथ में, और जगदीश हमारे गांव के हैं, ये सब हमारे यहाँ के हैं। तो हमारा है यूपी, और यूपी के ही है, तो मतलब यूपी में है जगदीशपुर। ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये पाइपलाइन यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जगदीशपुर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये है कहाँ, ये यूपी में है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश बच कौन गया, महाराष्ट्र, यहाँ दोनों नहीं है, तो महाराष्ट्र ही क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ जाइए सर जी, बढ़ जाइए, आप आगे बढ़ जाइए, क्या दिक्कत है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे हम लोग। आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो आवाज आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा नाइट टाइम है तो अभी हम आराम से इसमें बना रहे हैं। अभी टाइम क्या हो गया है, 1:11 हो रहा है। भगवान जाने कब तक चलेगा क्लास, जब तक खत्म नहीं होगा। वही बात है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम हो इस समय दशरथ मान जी भाई, तो जब तक कि वही खत्म ना करेगा तब तक नहीं बैठने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो एल्यूमिनियम, ठीक है। और एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि क्या है, तो देखिए 3 तरीके के क्षेत्रक होते हैं। पहला एक रहता है प्राथमिक, और प्राथमिक का मतलब है कि जिसमें जो जो चीजें प्रकृति से आए, सीधे खेती से आए, उसको हम नाम देते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उसको रखते हैं जिसमें कोई भी चीज ना हमको कैसे मिल जाए, मतलब खेती से सीधे मिल रही है, तो उसको हम किस में रखते हैं, किसके अंतर्गत, उसको हम प्राकृतिक यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में रख देते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जिसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, यानी जिसमें कोई चीज बनाया जाए, जैसे शर्ट बना है, ठीक है, शर्ट बना है, अब बना ये भी द्वितीय, फट गया कहीं, फिर से उस पर चिप्पी सटवा दिए, मन फिर से भैया उस पर रखवा के कुछ सिलाई विलाई करवाएंगे, इसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। मतलब निर्माण विनिर्माण, कौन चीज बन रहा है फिर से उसकी सर्विसिंग हो रही, ये दोनों आएगा विनिर्माण में, मतलब द्वितीय क्षेत्र में। और सेवा, सेवा देना, पढ़ावक है, डॉक्टरी है, यानी जोने में सेवा मिले आपकी, वो सब किस में आएगा, ये सब आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में। जैसे आ जाता है कौन, जैसे आ जाते हैं दरोगा साहब, ये दरोगा साहब क्या करेंगे, तो ये भी इसी में आएंगे। और दरोगा कितना बढ़िया नाम है, साफ साफ नाम में लिखा है कि भैया जब तक पैसा, अब तू क्राइम किया है तो पैसा दा, और चाहे रोवा और चाहे गावा, लेकिन पैसा दा, तो दारोगा, ठीक है। और फिर यही इन्हीं के नाम में कितना बढ़िया होता है तृतीय क्षेत्र में, अगर पैसा ना दिया तो कहीं क्राइम किया था, और जैसे पैसा दिया तो कहीं ना, मतलब क्राइम नहीं किया था, तो बन गया क्या, ये सब ये लोग अपना बना के रखे हैं, नाम ये लोग अपने से फिट करके रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज इसमें हमको पता चल गया कि प्राथमिक क्षेत्र, जो चीज प्राकृतिक से प्राप्त होगा उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, उसको हम रखेंगे प्राथमिक से प्राप्त होने वाले को हम किसके अंतर्गत रख रहे हैं भैया, तो उसको जो भी प्रकृति से प्राप्त हो रहा है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रख ही देते हैं, ठीक। ऋण के औपचारिक स्रोत से सम्मिलित नहीं है, तो बैंक तो ऋण देवे करेगा, सहकारी समिति ऋण देगी, आज के समय में चल रही है ना सहकारी समिति, बहुत जोर शोर से चल रही है। जहां देखिए क्या कहते हैं उसको, क्या नाम दिया जा रहा है, समूही वाले नाम दे दें, तो ऋण में उसको जोड़ा जाएगा। और फिर ये जमींदार लोग पहले देते थे तो इनको भी जोड़ेंगे। ये बेचारा नियोक्ता जोन है, नियोक्ता, ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर कहलाएगा, ये नहीं देता है, ठीक है, ये उसमें नहीं शामिल होगा। ये अगर देगा ना तो इससे आप कहेंगे कि तनी यार उधार चाहत रहा, तो उधार तो दे देगा, बट आपसे ऐसे थोड़ी बोलेगा कि लिए रहा 2000 रुपया,
तो वो जो है हमका तनी बढ़ा के दे दे, बढ़ा के ले लीजिए आप उधार, लेकिन ऐसा नहीं ऋण में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये चीज उसमें होता है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी जो है इसमें राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़े। आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा आ गया भैया, ए आ गया। ई का है, ई क्वेश्चन की लास्ट स्लाइड है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप देख रहे हैं। इसके बाद स्टार्ट हो रहा है आपका पेशेंस देखने का समय आएगा। पेशेंस देखने का मतलब क्या है, पेशेंस देखने का मतलब है कि आप कब तक रुक सकते हैं। ये तो इसी में जांच होगा, कैसे, ऐसे अभी पता चलेगा। क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः किस देश का विकास दर आधार पर निर्धारित किया गया, यानी कहाँ की डेवलपमेंट हम कैसे तय करेंगे कि कोई डेवलपमेंट देश है। तय ऐसे करना है, ऐसे तय करना है कि अगर किसी घर को देखना हो कि ये घर अमीर, ये घर वाले हैं कि नहीं, तो क्या कुछ क्राइटेरिया सेट करेंगे। पहली क्राइटेरिया क्या सेट करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय, मतलब कितना एक जनी कमात है घरे में, उनकी कितना पैसा आवत बा एक महीना के, तो ये प्रति व्यक्ति आय होगी। औसत साक्षरता दर, अब पैसा ज्यादा आवत बा तो पढ़ा लिखा खूब रही है, सब जनी पढ़े लिखे रही है, लगभग ठीक ठाक बीए बीएससी करे रही है, वो अलग बात है कि सब ना नौकरी करत है, पैसा बात बढ़िया आवत बा। लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, अब पैसा है तो बढ़िया बीमारी उमारी जल्दी आए ना, ठीक है, क्योंकि जानबूझ के जो जहां से जानेंगे बीमार हो सकते हैं वो जइबे ना करी, ये लोग समझदार ज्यादा होते हैं। तो ये तीनों चीज देखे को मिल रहा है, इसका मतलब उपयुक्त सभी, जहाँ ये सब कुछ बढ़िया मिले उसको हम लोग क्या नाम देंगे, प्रति व्यक्ति आय सही है, साक्षरता दर सही है, स्वास्थ्य सही है, तो इसको क्या नाम देंगे कि भैया वहां पे डेवलपमेंट हो ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे हम परिवार में देखते हैं वैसे सेम इसमें भी, कोई भी विषय को आप फैमिली से जोड़िए एकदम तुरंत हो जाएगा सब कुछ सही। ठीक है, आगे देखें, आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ गया मिलान करने वाला, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, और ये मिलान करना है। क्या मिलान करना है इसमें ये समझिए। मिलान ये करना है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिला दीजिए कि एक उत्पादक के घटकों का विवरण दीजिए। ये किसमें मिलाया जाएगा, एक मार्ग क्या है, तो ये आपको बस इतना याद रखना है, एक मार्ग क्या है, अनाज और खाद्य तेल की गुणवत्ता जांच करने का एक प्रमाण होता है एक मार्ग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर हम बी को हम जोड़ रहे हैं तीसरे से, तो वी को तीसरे से इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो वी को हम तो इसके आधार पे नहीं कर सकते। तो भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो क्या है, उपभोक्ता कल्याणकारी संगठन है। तो डी को हम पहले से जोड़ रहे हैं, डी पहला और नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब यही क्या हो गया हमारा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है भयंकर क्वेश्चन है, भयंकर क्वेश्चन इन द सेंस भयंकर हम कर देते हैं, बस ऐसा नहीं है कि कुछ इसका मतलब कठिन वाला बात है। अरे हमारे सामने क्वेश्चन कठिन हो जाए तो का मतलब है वो सोशल साइंस पढ़ाए, और ये कह ऐसा है जैसे कि सोशल साइंस भैया हम पढ़ाई ले बड़ा अच्छा हो, तो ये कहे कोनो मतलब है, तो कठिन थोड़ी होने वाला है। देखते हैं, अब यहीं से ध्यान देना है, कुछ बातें 1-2 मिनट फिर हम बोलेंगे, बोलते तो ज्यादा है, इसको भी सुनिए। जितने क्वेश्चन के आंसर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो जो क्वेश्चन के आंसर अभी हम देंगे, डिक्टो ऐसा लिख दीजिएगा जो जो चीजें हम बताएंगे। और मानचित्र हम करा रहे हैं, इससे पहले क्वेश्चन छोड़ के हम मानचित्र कराएंगे। मानचित्र क्यों, जितना मानचित्र आप कर लेंगे ना, 3-4 सेट उठा के देख लीजिएगा, सब मानचित्र सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्या लेके आए हैं, सारी जानकारी बटोर के रखे हैं, और जो भी आपको लगेगा, इसीलिए तो समय लगा है कि सब क्वेश्चन थोड़ा सा रख देते हैं आपके सामने, लिखना उतना उसको पड़ता है ना, ऐसे बताते तो हो सकता है कुछ चीजें याद ना रहे, हमने कहा लिख देते हैं बच्चों के लिए, अच्छे से सब जोड़ बटोर के रखे हैं। देखते हैं, चलिए, तो देखने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले आपको स्लाइड दिखा देते हैं जहां मानचित्र है।
फिर आगे आते हैं, ये मानचित्र है तो मानचित्र 2 स्लाइड में होगा। हाँ, एक ये इतिहास वाला मानचित्र, इसका हम एक ले लेते हैं फोटोआ, और इसके बाद जो है एक किसका ले लेंगे फोटोआ, तो एक ले लेंगे ऐसे ही भूगोल का। 2 फोटोआ हम लेंगे, फोटो मतलब, ठीक है, फोटोआ का मतलब है फोटो लेंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ से 1 मिनट आप रुकेंगे, ऐसा नहीं कि हम बंद करके भाग रहे हैं, इसको बंद बंद नहीं करने वाले हैं। तो एक फोटो यहाँ पे आपका तैयार कर देते हैं हम फटाफट, और ये फटाफट फोटो एक तैयार हो गया यहाँ से। इसको भी आप करके तैयार व्यार रखे रहे होते, तैयार सब किए थे, तो एक आध दो चीज जुड़ गया है, तो इस पे हम सही कर देते हैं, दोनों बात ना है। 1 मिनट, एक जगह हो गया फोटो, और साथ में एक फोटो और हमको देखना है अभी, और वो कहाँ से निकालते हैं, तो ये हम निकालते हैं भूगोल का, ठीक है। आपके सामने आज सारे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि असम का एक राष्ट्रीय पार्क यहाँ, और यहाँ पे क्या है 4 क्वेश्चन है, इनको भी एक फोटो ले लेते हैं। चलिए इनका भी एक फोटो ले लेते हैं, तो थोड़ा सा इनको पहले बड़े कर देते हैं, फिर एक फोटो लेते हैं। समय आपका ज़्यादा लॉस अगर हो रहा है तब तक आप नाश्ता वास्ता कर सकते हैं, ऐसे रात में तो हम तो कोई नाश्ता करने वाले अभी नहीं है इस समय, तो आप ही कर लीजिए नाश्ता, तब तक हम फोटो इसका खींचते हैं। ये देखिए, जो भी बच्चे दृष्टिबाधित हैं, मतलब उनके लिए होता है थोड़ा सा नीचे वाला क्वेश्चन, तो उसका तो ऐसा मैपिंग नहीं होता, बट क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। तो अब आते हैं हम लोग फिर से उसी जगह पे, अपने उसी जगह पे फिर से आ जाते हैं, और अब हम क्वेश्चन देखते हैं, और एक नई स्लाइड हमको ओपन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इधर थोड़ा सा रुकिएगा, वाइट ठीक दिख रहा है क्या, इस पे बढ़िया दिख रहे हैं हम, अरे सुंदर दिख रहे हैं। इसमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है हमको कुछ स्लाइडें, आइए देखते हैं स्लाइड आती है कि नहीं। पीडीएफ के नाम से जानी जाती है, अगर ये सही सेट हुई है तो फिर मिल जाएगी। चलिए आ जाते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पे हमने सेट किया था, ये सब कैसे रंगीन हो गई, चला कोनो बात ना है। पता नहीं कितनी स्लाइड है, चलिए देखते हैं क्या क्या हमको देखना है। यहाँ से फर्स्ट स्लाइड, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वहीं से हम लोग देखते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हम रख देते हैं, और फिर उसी के बेस पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो पहला जो अभी फोटो लिए थे उसी के बेस पे अब हम लोग देखेंगे। पहला फोटो क्या हमने खींचा है, तो हमने फोटो ए वाला लिया है भैया, ये फोटो है, और इसी के बेस पे हमको देखना है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, इसको कहते हैं सिस्टम, ठीक है, इसको कहते हैं सिस्टम। नहीं कहा जाता है कि एक तो इस समय बहुत चल रहा है मिमिक्री में, नहीं याद नहीं आ रहा है, डेली बच्चे बोलते हैं ऑफलाइन क्लास में, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, टेक्नोलॉजिया, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिया है, इसको समझना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, मैपिंग पहले देख रहे हैं, वह स्थान जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, वो स्थान बताइए जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आइए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कहाँ से हुआ था, साबरमती आश्रम से, ठीक है। किस जगह से प्रारंभ हुआ है, साबरमती आश्रम से। ये दिखेगा तो बताइएगा आपको, अगर कलर में कोई फॉल्ट हो तो फिर बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे कलर तो सही दिख रहा होगा। शुरुआत कहाँ से हुआ है, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम छड़ी क्यों बता रहे हैं, मैप नहीं करा रहे हैं आप, चालाक हैं आप, मैप अब नहीं कराते हैं, मैप अभी कराते हैं, घबराओ नहीं। ये है साबरमती आश्रम, ठीक है। ये गुजरात वाला हिस्सा है,
और इस गुजरात वाले हिस्से में हमको क्या देखना है कि ई यहाँ पे है हमारा साबरमती आश्रम। ई गुजरात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं किसको, साबरमती आश्रम को। कोई नहीं कहेगा कि गलत है, जो गलत काटेगा उस मास्टर के ऊपर हो जाएगा केस, ठीक है। तो ये साबरमती आश्रम है, सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा केस। तो ये साबरमती आश्रम, ठीक ठीक है। साबरमती आश्रम वहीं से स्टार्ट हुआ था। कब की तिथि है तो 12 मार्च 1930 से। ये क्या किए थे तो भैया गांधी जी कहें कि अब हम भी चल देते हैं एक तो डंडा वंडा लेके, ठीक है, ऐसा एक लाठी लेके गांधी जी चल देते हैं, ठीक है। और ये क्या है तो ये अभी यहाँ पे क्लासरूम में ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पीटने के लिए एक डंडा मंगाया गया है और ये बोर्ड के साथ ही आया था। हमने कहा कि भैया कोई डंडा भी बढ़िया दीजिएगा जो ऑफलाइन बच्चों को थोड़ा पीटा जाए। बच्चे हमारे जो यहाँ ऑफलाइन में हैं पढ़ने वाले, वो टाइमिंग उन्हीं की वजह से थोड़ा सा वीडियो नहीं बन पाता है, अलग अलग टाइम पे उन्हीं का क्लास रहता है, इसलिए कई बैच चलता है तो इसमें थोड़ा सा समय चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ 12 मार्च 1930 को पद यात्रा शुरू करते हैं। अब कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंच जाते हैं, दांडी। तो चलते हैं साबरमती से चलेंगे और दांडी तक जाएंगे, साबरमती से दांडी तक जाएंगे। तो इसको नाम दिया क्या जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा कि भैया ये सबने अवज्ञा आंदोलन में चले थे, नमक बना के नमक कानून तोड़ दिए थे, ठीक है। तो इसको नाम दिया जाता है कि पहला स्थान कहाँ है, साबरमती नाम का वो स्थान है, ठीक है, गुजरात में। ठीक, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में, ई रहा पंजाब और यहाँ का ई है अमृतसर। ये कौन लोग करवाए थे तो एक थे जनरल डायर करके था, बेवकूफ आदमी, बिल्कुल ना समझ आदमी था, उसको कुछ भी जानकारी नहीं थी। पता नहीं कौन उसको इतना बड़ा पद अधिकारी दे दिया था कि अपने दिमाग से अपने आप से सब काम करता था। आजकल कुछ लोग ऐसे लोग हैं, थोड़े से ऊंचे पद पे चले जाते हैं तो अपने आप को मतलब नेता समझ लेते हैं। नेता मतलब उससे ज्यादा दुष्ट होते हैं, तो ये अपने आप को थोड़ी, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में भैया पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी का दिन था। जनरल डायर ने आदेश दिया कि भीड़ पे जो है गोलीबारी कर दी जाए, खाली क्यों, सब लोग इकट्ठा थे, इकट्ठा है भैया, इनको मार दिया जाए। हो सकता है कोनो प्लान बना रहे हैं तुमको टपकाने का, इतना ज्यादा गुस्सा में आ गए हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे चलती हैं। उनको मार दिया जाता है, बेचारे सब अच्छे आदमी थे, बच्चे थे छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था, उन्हें मार दिया गया है। जो छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है, उनका कोई कसूर नहीं था, कोई उनकी गलती नहीं थी, फिर भी उनको जो है मार दिया गया, ठीक। और अगर उनका कोई दोष रहता तो फिर समझ में आता, छोटे छोटे बच्चे थे, इतने छोटे कि मतलब जो कुछ भी ना कर सके, उनको भी मारा गया, औरतों को मारा गया, बूढ़े लोगों को मारा गया। बताया जाता है वहीं पे एक उधम सिंह नाम के व्यक्ति आते हैं जो बाद में तो लेंगे बदला, बट ठीक है कि बदला तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी समय तो लगेगा ही उसमें, उस समय छोटे रहते हैं, प्रण लेते हैं और लास्ट में 1940 में जाके उस आदमी को उसी के देश में जाके वहीं पर पार्टी हो रही थी और मार के खुद को वहां सामने जो है सरेंडर कर देते हैं कि हमने इसको मारा है। कास्ट पूछी जाती है तो बताते हैं कि राम मोहम्मद सिंह आजाद, मतलब भारत देश के रहने वाले हैं, वहाँ हमारी जात पात मत पूछिए, जो करके दिखाए हैं इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। तो किताब में बंदूक जो है छुपा के लेके गए थे और मार के आए थे उसको, वो आदमी थे। अभी देशभक्ति दिखती है केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को, बाकी वो आदमी थे कि उन्होंने दिखाया देशभक्ति। आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। तो भैया नील की खेती के लिए आप याद रखेंगे किसको, आप याद रखेंगे चंपारण को। चंपारण नाम का स्थान जहां 3 कठिया पद्धति चलती थी, एक तो डीएम थे, अपने आप को थोड़े से समझते थे कि हम ही तो अब हो गए हैं, तो जैसा कहेंगे वैसा चलेगा। तो चंपारण में ये मामला था चंपारण का, ठीक है। इसको 3/20 भाग पे नील की खेती कराई जाती थी
तीन खटिया पद्धति के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, कहाँ चला गया वो? ये है, ठीक है, ये है बिहार के चंपारण में था खास करके, और इसको तीन खटिया पद्धति कहते थे। इसमें 1917 ईस्वी में गांधी जी शामिल हुए थे और सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। इस पे डिटेल वीडियो हमने बनाया है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आप लोग खाली कहाँ को देखेंगे उसको, ठीक है, तो आपके पास इतना टाइम है नहीं। चलिए इसी को देख लीजिए, इसी को देख लीजिए, इतने आप बहुत बड़ा काम कर दे रहे हैं। अगला है वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन देखिए 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, और कहां से? तो सितंबर 1920 में इसमें क्या मिली थी? सितंबर 1920 में इसको मान्यता मिली कि स्वीकार किया गया कि भैया ठीक है अब इसको चलाया जाएगा। और किस जगह से ये चला था? तो अगर हम बात करें तो ये कहां से चला है? ठीक है, तो कलकत्ता यानी कोलकाता से जो है इसके बारे में स्वीकृति मिली, तो वहां से ही चलना प्रारंभ हुआ। कोलकाता तो कह सकते हैं हम लोग प्रारंभ हुआ था कोलकाता से। ठीक है, कोलकाता कहाँ है वो? कोलकाता ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, यहाँ पे आप कह सकते हैं कोलकाता, कोलकाता कलकत्ता उसको आप लगा देंगे। ठीक, अगला नील तो खेती भी हो गया। तो आगे हम इसमें बढ़े अगर, तो अगला है चंपारण बिहार नील खेती वाला। ठीक है, फिर कौन सा क्वेश्चन बच जाता है? वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, वह स्थान कौन सा है? नागपुर है, नागपुर नाम का वो स्थान है। ठीक है, नागपुर में हुआ था दिसंबर का वो। ठीक है, दिसंबर का जो आंदोलन है कहाँ हुआ है? नागपुर में। ठीक है, इस स्लाइड में तो नहीं है, अगली स्लाइड में होगा तो दिखा देते हैं उसको भी। नागपुर दिसंबर का जो था वो नागपुर में यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा नागपुर। ठीक है, नागपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो राघवाचारी इसमें अध्यक्ष थे, और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को यहाँ पे मंजूरी मिली थी। ठीक है, तो यहाँ से जो है इनको ये मंजूरी मिली, ये नागपुर का अधिवेशन था। आगे देखते हैं नागपुर है कहाँ? तो भैया ये नागपुर आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र यहाँ है, ये जो नीचे वाला क्षेत्र गुजरात के बाद इधर आता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा और नीचे कह सकते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है, जियोग्राफी का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा जियोग्राफी का क्वेश्चन। ठीक है, ये जियोग्राफी के क्वेश्चन है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। ठीक, चलिए एक एक क्वेश्चन जियोग्राफी का भी हम देख लेते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन है क्या है। तो जियोग्राफी में क्वेश्चन पहला है, असम के एक राष्ट्रीय पार्क का नाम बताइए, इसलिए कह रहे थे। आइए एक बार हमारे पास में क्या क्या आपको दिखाएंगे। असम का एक राष्ट्रीय पार्क पूछा है ना, एक राष्ट्रीय पार्क, इतने राष्ट्रीय पार्क आपको दिखा रहे हैं असम में कि जब भी असम का नाम ले तो आप राष्ट्रीय पार्क भर के झोला उसको दे दीजिए कि पकड़िए ये सब राष्ट्रीय पार्क हैं, और जब भी मन करे ना तो इसमें से निकाल लीजिएगा। जो भी शेर चाहिए शेर निकालिए, और उसमें आपको कुछ और भी चाहिए तो उसको निकाल लीजिए। और इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, उस ट्रिक को हम लोग नाम देते हैं आर मॉन्क D1 D2 करके। आर से आ जाएगा रायमोना, एम से आ जाएगा मानस, ओ से आ जाएगा ओरांग, ठीक है, और एन से आ जाएगा नामेरी, और के से आ जाएगा काजीरंगा, एक डी से आएगा डिब्रू सुखाया, और एक डी से आ जाएगा डिंग पटकाई। बट ठीक है, हम आपको स्लाइड भी दिखा देते हैं कौन कौन सी चीजें इसमें हमने ऐड किया है, वो भी आपको दिखाना जरूरी है, तो हम दिखा ही देते हैं। ओए होए, ये सब तो एक साथ चल रहा है, क्या क्लिक हो गया ऐसा?
भाई नीचे रहो थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। चलो आओ, असम के राष्ट्रीय उद्यान जितने हैं इनको देख लीजिए, तो बढ़िया से देखिए एक एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ बातें। असम का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा है, ठीक। यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडे यहाँ पाए जाते हैं। और ये कहाँ का है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए प्रसिद्ध भी है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। प्रतीक चिन्ह अगर यहाँ पे बात करें तो गैंडे यहाँ पे होते हैं, 2/3 गैंडे हैं, ये सब यहाँ पे माना जाता है। बाकी काजीरंगा ये जो है वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। असम में और भी जैसे गोलाघाट, नांगगांव, सोनितपुर और इस सब जगह तक ये फैला हुआ है, ठीक है। बाकी और भी इसमें अगर समझना है आपको, तो अन्य जितने वहाँ के नेशनल पार्क हैं उनको आप समझ लीजिए कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो रायमोना, डिब्रू सखोवा, नामेरी, ना तेरी, तो ये जो है आपको सब वहीं पे मिलेंगे। मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सखोवा, रायमोना, दिहिंग पटकाई, ये सब आपको असम में मिल जाएंगे। सब असम के क्या है, तो नेशनल पार्क है। ये सब हमने आपको बताया कि जो नेशनल पार्क है इनके लिए एक ट्रिक हमने बनाया है, ठीक है। और उसको उस ट्रिक को नाम क्या दिया जाता है, आर मॉन्क D1 D2। रायमोना, मानस, ओरांग, काजीरंगा, और इसी के बाद आपको याद रखना है इसमें नामेरी, और नामेरी के साथ साथ डिब्रू सखोवा और डिंग पटकाई, ठीक। तो ये सब इसमें रहते हैं, नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहो सर जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और ये क्या है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पत्तन। आइए पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन देखना है। चलिए आपको पत्तन भी हम दिखा देते हैं, इतने पत्ता भर की, ठीक है। माने ढेर सारा आपको पत्तन भी हम दिखाएंगे, 1-2 पत्तन थोड़ी दिखाएंगे आपको हम। चलिए खांसी खाली जबरदस्त है, कुछ रहे ना रहे खांसी बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, और कौन कौन से बंदरगाह हैं देख लेते हैं हम लोग। ये कलर बताइएगा तो कैसा लग रहा है बंदरगाह, और कौन कौन से बंदरगाह, पहला मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू, कांडला, मंगलोर, मोर मुगाओ, कोची। नहीं दिखे, अगर नहीं दिखे तो थोड़ा सा बताइएगा, शायद दिख रहा हो, नहीं दिखेगा तो नाम बोल रहे हैं आप, याद रखिएगा। पहला है मुंबई, दूसरा है कांडला, मंगलोर और मोर मुगाओ, कोची, ये सब वहाँ के बंदरगाह हैं। कहाँ कहाँ स्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सब जगह स्थित है। अब मुंबई है तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। जवाहरलाल कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास। सबसे बड़ा वहाँ का एक है कंटेनर बंदरगाह है, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह पूरे देश का है। फिर कांडला, कांडला अगर देखें हम तो गुजरात का है। मंगलोर कहाँ है, कर्नाटक का। मोर मुगाओ गोवा का है। कोची कहाँ का है, केरल का है। ये सब बंदरगाह है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या है मैपिंग में, कि भारत में उत्तर भारत का आप बता दीजिए कोई एक परमाणु केंद्र देखना है। 1-2 तो दिखाएंगे नहीं हम, तो आपको परमाणु केंद्र दिखाई रहे हैं बढ़िया से। भैया 3 GB का डाटा और बचा है, डाटा नहीं मतलब स्टोरेज बचा है, और अगर ये स्टोरेज फुल हो गया तो फिर क्लास अपने आप बंद हो जाएगी। स्टोरेज फुल नहीं हुआ तो फिर क्लास चलती रहेगी। देखते हैं हम लोग, हमको रिकॉर्ड ही दूसरे डिवाइस में करना चाहिए था, पर ठीक है कोई बात ना है। तुम जहां तक जिद करोगे वहां तक लड़ेंगे। और देखते हैं हम लोग कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो बंदरगाह हो गए। परमाणु ऊर्जा केंद्र देखने हैं, पहला है तारापुर, कहाँ का, महाराष्ट्र का। अगर आपसे दक्षिण भारत का पूछे तो तारापुर महाराष्ट्र लगा दीजिएगा। अगर आपसे
पश्चिम भारत पूछे तो राजस्थान का रावत भाटा लगा दीजिएगा। आपसे बिल्कुल दक्षिण भारत का कोना पूछ दे तो मद्रास का कलपक्कम लगा दीजिएगा। आपसे उत्तर भारत का जैसे अभी पूछा है तो नरोरा लगा दीजिएगा उत्तर प्रदेश का। कर्नाटक में कैंगा है और कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। तो ये सब परमाणु केंद्र हैं। यहाँ पे बाकी सब आप देख सकते हैं। राजस्थान में, मद्रास में, इस सब जगह जितने जितने जो है परमाणु केंद्र हैं सब यहाँ पे हमने आपके सामने स्लाइड रख दी है। डब्बा वगैरह आप इसका ले सकते हैं और पूरी की पूरी स्लाइड आपको ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल सुजीत कोचिंग क्लास पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर जी देखिए हम आपका क्लास देखे थे और आप हमको क्या करिए कि आप हमको भेज दीजिए, तनी जो फटा हुआ था उसको भेज दीजिए तो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपको क्या मिलता है? अगला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन वहाँ है बट उसको बार बार क्या दिखाएं आपको, हम इसी से बता देते हैं कि कौन क्वेश्चन पूछा होगा। क्वेश्चन पूछा है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत की किसी एक नदी का नाम बताइए। कोई एक नदी पूछा है, एक नदी भर भर के नदी है उसको बताइए। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी, ठीक है, लूनी, प्रवरा, ये जितनी तुंगभद्रा, सब के सब नदियां उसको बता दीजिए। आइए कुछ नदियां हम देख लेते हैं। जैसे कौन है? तो भैया गोदावरी है, दक्षिण गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, नर्मदा है, तापी है, ये सब इसमें शामिल है। गोदावरी कहाँ है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की। भारत मत कहिएगा, बवाल हो जाएगा कि मास्टर को नहीं आता है कि भारत को, गोदावरी को सबसे बड़ी कह रहे हैं, दक्षिण भारत का कह रहे हैं। कृष्णा, कृष्णा कहाँ है? तो दूसरी सबसे बड़ी है दक्षिण भारत की। कावेरी, ये भी कर्नाटक से पश्चिम घाट से निकलती है। और फिर महानदी है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। नर्मदा है जो उल्टे बहती है। तो ये सब वहाँ की नदियां हैं। ठीक है, तो ये सब वहाँ की नदियां हैं। अब एक क्षेत्र ऐसा बता दीजिए जहाँ पे चावल जो है उगाया जाता है, चावल उत्पादक क्षेत्र एक बता दीजिए, फिर मैपिंग ये हो जाएगी कंप्लीट। तो अभी इसका हम कंप्लीट एक मैप बना के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो खाली नाम नाम बोले हैं, बाकी आपको एक मैप अभी दिखा देते हैं। तो चावल के प्रमुख उत्पादक में कौन कौन आएगा? तो चावल के प्रमुख उत्पादक में जैसे गंगा का बेसिन वाला क्षेत्र, बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बाकी उत्तरी मैदान में आ जाएंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, ये सब शामिल है। तो एक मैप आप देख लीजिए और उसी मैप में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बनाए मैप, बना दिया जाए एक मैप सुंदर सा। चलिए देखते हैं एक मैप, और किस कलर में बनाया जाए। एक कलर होना चाहिए बेहतरीन कलर तो हमारे पास, ठीक है, यही कलर है। अभी डार्क कर देते हैं, ये वाला कलर। ठीक है, स्लाइड हम थोड़ी सी, चलिए चलिए एक मैप देखिए, ये रहा मैप आपका। एक्यूरेट मैप बनाए कि आपको ऐसा कोई स्टेट वाइज मैप चाहिए? तभी स्टेट वाइज भी मैप आपको हम बना के रखे हैं, सब मैप दिखा देते हैं। अपना खुद का मैप है भैया, यहाँ जो कुछ भी है ना अपना है। ठीक, और यहाँ कोई कह नहीं सकता है कि गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, क्योंकि अपना है। अपना रहे तो हम कुछ भी करें। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। ये हमारा मैप है अपना खुद का, और इस मैप में हमको क्या दिखाना है, कुछ चीजें। जैसे यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश में नरोरा याद रखना था, नरोरा परमाणु केंद्र था। यहाँ असम में काजीरंगा याद रखना था, एक नाम तो याद रखना ही है, बाकी रायमोना, नमेरी बहुत सारे हैं। फिर यहाँ पे दक्षिण भारत में कोई एक नदी में आप एक नदी याद रख लीजिए जिसका नाम गोदावरी है।
तो गोदावरी याद रख लीजिए। कोई एक चावल वाला क्षेत्र, तो इधर उत्तर प्रदेश, चाहे चाहे पंजाब हरियाणा कोई भी, तो हरियाणा हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब भी लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो और भी क्या चीजें थी, तो ये 4 से 5 चीजें, 4 चीजें हो गई, और एक परमाणु केंद्र तो हो ही गया है। अभी क्या बचा है, अभी इधर क्वेश्चन में क्या क्या था, अभी क्वेश्चन में क्या क्या था सर, क्वेश्चन में तो इधर वाला हो गया था, इधर क्या क्या था, तो इधर हो गया था परमाणु केंद्र, पश्चिम बंदरगाह, बंदरगाह था, बंदरगाह था इसमें। चलिए बंदरगाह कहाँ गया, यही था बंदरगाह। ओहो, स्लाइड हमने चेंज किया, सब है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हमने ये दिखाया मैप आपको, और इसमें अब केवल बंदरगाह अगर दिखाने हैं तो फिर बंदरगाह आपको दिखा देते हैं हम। ये रहा बंदरगाह, किसी भी बंदरगाह को दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है। दक्षिण भारत में पूछा है अगर, तो दक्षिण भारत की तरफ दिखा दीजिए। ठीक है। इधर कोई भी बंदरगाह, कलकम वगैरह कोई भी बंदरगाह दिखा सकते हैं। बाकी यहाँ पे लोथल वगैरह, आप जितने भी बंदरगाह हैं उनमें से कोई बंदरगाह, जो भी नाम अभी हमने बताया उसमें से कोई भी बंदरगाह दिखा दीजिए, सब आपका सही है। ऐसा अगर पूछे तो मत सोचिएगा जो नाम बताया जाएगा वही रहेगा, जरूरी नहीं है, कोई भी बंदरगाह आप अपने से दिखा सकते हैं। कोई एक बंदरगाह फिक्स थोड़ी है कि हाँ यही बंदरगाह देखेंगे हम लोग। ठीक, मैपिंग हो गई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अगर 1 घंटे का भी हुआ है कंटेंट, आगे अगर जो भी 2-4 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो उनको भी देख लेते हैं, बाकी सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। अभी तो ये 2 GB के आसपास का हमारे पास स्टोरेज है। तो क्वेश्चन अब क्या क्या है, क्वेश्चन पे पहले आते हैं, 1 मिनट जी। क्वेश्चन ये सब तो हो गए, बट स्टिल इधर, हाँ इनसे भी पहले ए वाला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला 2 प्रभाव लिखिए। चाहे 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार और महिलाओं पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। दोनों में से किसी एक को लिखना है। हम कौन सा लिखेंगे, जो भी आपको आए उसी को लिखना है। ये मत सोचिएगा कि पहला लिखेंगे तो सेकंड वाला, पहला लिखेंगे तो सेकंड वाला आपसे कोई कहेगा कि इसको आप क्यों नहीं लिखे, या फिर आप सेकंड वाला लिखते हैं तो आपसे पहला कोई कुछ नहीं कहने वाला है। आपको जो सबसे बेहतर तरीके से आए आपको उसी को लिखना है। मान लेते हैं कि हम इसमें पहला लिख रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध को हमको देखना है, और प्रथम विश्व युद्ध हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका क्या क्या प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध अगर हमको देखने हैं तो हम, क्या बात है स्लाइड लैग करने लगी क्या अभी से, ये क्यों भैया, शेयर विथ स्टूडेंट इन द क्लास की दिखा गया, नहीं इन द क्लास थोड़ी करना है। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध में इसमें क्या क्या चीजें थी इसके बारे में हम समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, कुछ चीजें बताएंगे उन्हीं को लिखते चलना है। चलिए आते हैं। ठीक, देखिए प्रथम विश्व युद्ध में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, और इसका ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर 2 बड़े प्रभाव पड़े, और वो भी नकारात्मक। पहला कौन सा है, तो पहला है इसमें, पहला आप कौन सा रखेंगे, तो विदेशी ऋण और वित्तीय बोझ, मतलब विदेशी ऋण में चला गया, बेचारा डूब गया,
कर्जे में। ठीक है, तो पहला क्या इसमें नुकसान हुआ, कर्जे में डूब गया। युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन को अमेरिका और भारी देशों से क्या लेना पड़ा, और देशों से भारी कर्जा लेना पड़ा, भारी देशों से नहीं, मैंने भारी भी रहेंगे तबे तो कर्जा देंगे, तो भैया उनसे क्या लेना पड़ा, कर्जा लेना पड़ा। दूसरी बात, युद्ध के अंत तक ब्रिटेन एक बड़े विदेशी ऋण के बोझ तले दब गया, जिससे काफी वित्तीय स्थिति उसकी क्या हो गई, कमजोर हो गई। ये 2 पॉइंट बहुत ही सुंदर पॉइंट हैं, इनको आप लिख सकते हैं। फिर औद्योगिक गिरावट और बेरोजगारी, साथ में इसको क्या देखने को मिलती है, तो इसमें बेरोजगारी जैसी स्थिति भी इसके पास कैसे आई, ये समझिए आप। तो पहली पॉइंट इसमें आप रखेंगे, पहली पॉइंट क्या रख सकते हैं, कि पहली पॉइंट आप रख सकते हैं कि युद्ध ने जहाज निर्माण, कपड़ा, इस्पात उद्योग को पूरी तरह से प्रभावित किया और यूरोप के साथ व्यापार रुका, जिससे विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, और विशेष करके जापान की, जब जापान की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, भी जापान को सब जानेंगे, ब्रिटेन की हालत यहाँ खराब हो गई। और युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति जब इनका कम हो गया तो उत्पादन घटने लगा, और इसके कारण से इनकी नौकरियां चली गई, जितने भी वहां के लोग थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। थोड़ा सा लघु उत्तरी में है तो इतने क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत हैं, बाकी ये पूरी स्लाइड दी गई है, इस पूरे स्लाइड में आप कुछ भी यहाँ से लिख सकते हैं, इतनी सारी चीजें इस पूरे एक क्वेश्चन के लिए है, और यहाँ से आप इसमें से जो भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, बड़े पैमाने पे आप दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में भी इसको लिख सकते हैं। ये हमने इसलिए लिख के रखा है कि आप यहाँ से छापा मार सके। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, तो अगला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है, तो वो है संघवाद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। क्या है, संघवाद का है। सोच रहे हैं ना, बंद करें इसको, अभी नहीं बोलने की हिम्मत रह गई है, अब मन कर रहा है कि बंद किया जाए, काफी समय से इस पे, अभी 2 बज गए, अभी तक नहीं सोए हैं। अब सोच रहे हैं कि स्टोरेज भी इसका बहुत कम बचा है, और ये भी चल रहा है शुरू से हमारे साथ, ये बोर्ड मतलब शाम 3 बजे से क्लास चलती है, आपको बताएं 3 बजे से क्लास चलती है शाम के टाइम, 3 बजे से जो बैच चलता है, एक बैच 3 बजे से लेके 7:30 तक, क्या 8 बजे के आसपास तक पढ़ा दिया जाता है। 3 बजे से चल रहा है, फिर से 3 बजने वाले हैं, अकेले नहीं चल रहा है, हमको भी लिवा के चल रहा है। 3 से 3 12 घंटे होने वाले हैं, इसलिए अब चाहते हैं कि थोड़ा सा बोलने में, तो बंद करते हैं हम लोग अभी, बाद में इसका एक सेकंड पार्ट आपको देंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास स्लाइड नहीं बची या फिर हमने कंटेंट नहीं बनाया, अभी सब बन गया है, सारी कंटेंट हो गया, सब कुछ तैयार है आपको, बट अब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं इसी पे, बाकी अगला पार्ट हम लेके आएंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, अगला क्लास जल्दी आपको मिलेगा।